Hello students, welcome to IJS Law classes. So today we are going to continue our topic from section 8, right? सेक्शन 7 तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था. आज हम सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं टिल सेक्शन नंबर 13, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सेक्शन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा सिंपल है. सेक्शन 8 किस चीज की बात कर रहे हैं? ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं. अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? तो आंसर इज नो. ठीक है, सेक्शन 8 के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन है मैरिज का वो बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है. रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है. ठीक है, ऑप्शनल है. पार्टीज अगर चाहें तो वो रजिस्टर करा सकती हैं, ना चाहें तो ना कराएं, राइट? लेकिन लेकिन पहली बात तो यही कि ऑप्शनल है. दूसरी बात ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस रजिस्ट्रेशन को, अपनी ओपिनियन में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में कंपल्सरी होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट इस रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी भी कर सकती है. इतना क्लियर है? देखो, अब अगर ये कंपल्सरी हो गया और नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, तो फाइन होगा आप पे, राइट? अब ये फाइन देखकर हंसना मत, ठीक है? हो ना हो एक ही बात है ये तो. ठीक है, तो फाइन दे रखा है. अगर कंपल्सरी कर दिया स्टेट ने, नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, तो फाइन है. अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन की बात ही क्यों डाल रखी है? जब कराना बिल्कुल ऑप्शनल है, कंपल्सरी है ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन कोई कराएगा क्यों? और नहीं भी कराएगा तो क्या उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? क्या वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, राइट? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट कुछ भी मैरिज पे नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली इट इज अ प्रूफ ऑफ मैरिज. लेकिन लेकिन अगर आप नहीं भी कराएंगे तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है. ये नहीं है कि आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी, आपकी मैरिज वैलिड ही रहेगी. इतनी सी बात क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो ओके लिख दीजिए. चार्ट में आगे चलते हैं. अब इसमें एक केस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन में उनको नेसेसरी लगता है कि किसी स्टेट में ये कंपल्सरी कर देना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कर सकती है. अब देखिए, इस पे एक केस भी है जिसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स को, हर स्टेट को ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपल्सरी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है. स्टेट का नाम बता देती हूँ, केस का नाम बता देती हूँ. ठीक है, अब देखिए इसमें केस लॉ आएंगे, हर पॉइंट पे बहुत छोटे छोटे केस लॉज आएंगे, बट इतने सारे केस लॉ के नाम याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता. द थिंग इज, जो आपको याद रखना है वो है ये फैक्ट याद रखना. ठीक है, कोई केस लॉ ऐसा होगा जो लैंडमार्क होगा जिसका नाम भी आपको याद रखना है, तो मैं वो स्पेसिफाई कर दूंगी. ठीक है, ओके, आई होप इतनी सी बात समझ आ गई होगी सेक्शन नंबर 8 की पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑप्शनल है. नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंपल्सरी कर सकती है रजिस्ट्रेशन. पॉइंट नंबर 3, कि मैरिज के स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन ना भी कराओ तो आपकी मैरिज बिल्कुल वैलिड रहती है. पॉइंट नंबर 4, बहुत ही मजाकिया सा फाइन रखा हुआ है, ₹25. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. ओके, सेक्शन नंबर 9 पे चलते हैं. सेक्शन नंबर 9 पर चलते हैं. गिव मी अ सेकेंड.
ओके, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसका मतलब आपको पता है? कोई बता सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब कोई बता सकते हैं क्या होता है ये? मैम, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन टू लिव टुगेदर। यस, यस, कि भाई लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ सबसे पहले मैं आपको, ताकि आप भूलो ना। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वाइफ जो है घर छोड़ के चली जाती है, ठीक है? तो इसमें तो आपके पास रीजन हो गया कि भाई वाइफ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार पिटाई करी उस आदमी ने, तो वुमेन घर छोड़ के चली गई, ठीक है? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी मर्जी से किसी और रीजन से, कोई भी स्पाउस हो सकता है, घर छोड़ के चला जाए, तो दूसरा स्पाउस क्या कर सकता है? कोर्ट के पास जा सकता है और बोलेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कराया जाए, यानी कि मेरे पार्टनर को मेरे पास आने का ऑर्डर दिया जाए, टू स्टे टुगेदर, ठीक है? रिस्टोर कराया जाए, ठीक है? जो रिलेशनशिप है उसको रिस्टोर कराया जाए, उस स्पाउस जो चला गया है घर छोड़ के, उसको मेरे पास वापस भेजा जाए। लेमैन लैंग्वेज में बस इतना सा है इसमें, ठीक है? और एक और पॉइंट ये है कि वो जो पर्सन गया हुआ होगा ना, वो अगर किसी कारण की वजह से गया है, मार पिटाई कर रहे हो आप, घर पे मिस्ट्रेस ले आए हो दूसरी, ऑब्वियसली तो वो दूसरा पर्सन क्यों आएगा, है ना? बिना किसी कारण की, बिना किसी रीजन के अगर वो चला गया है, तो कोर्ट सेक्शन 9 का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है? अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है। अब और क्या चीजें हैं हम वो सब देखते हैं इसके अंदर, राइट? ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया, इसको अगर आप बुलेट्स में लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख लीजिए, वेयर वाइफ और हस्बैंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, मैंने आपको बताया ना, बिना किसी कारण के वो चले जाते हैं, विदाउट एनी यानी कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ बिना किसी कारण विड्रॉ कर लेते हैं एक दूसरे की सोसाइटी से। अब आप सोच रहे होगे विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, विदड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, ये विड्रॉ किया क्यों है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। देखिए बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है? अब हस्बैंड जो है ये डिक्री ले लेते हैं सेक्शन 9 की अपने फेवर में, हस्बैंड के फेवर में आ जाता है, यानी कि कोर्ट किसको बोल रहा है? वाइफ को बोल रहा है कि आप अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाइए। लेकिन वाइफ क्या करती है? वाइफ बोलती है मैं तो नहीं जाती, मैं नहीं जाती, मेरे को नहीं जाना, ठीक है? और वो नहीं गई अपने हस्बैंड के पास वापस, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी वो अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं गई,
और 1 साल हो चुका है। तो अब ये हस्बैंड क्या करेगा, हस्बैंड के पास ग्राउंड आ गया डिवोर्स का, ठीक है। अब आप सोच रहोगे फिर तो कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं हुई, कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं हुई कि भाई वाइफ को कोर्ट ने बोला कि भैया वापस जाइए, वाइफ तो गई नहीं, तो कोर्ट की क्या वैल्यू हुई। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अरेस्ट, वाइफ का अरेस्ट, क्योंकि उसने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन में फंसा देते हैं स्टूडेंट्स को और अक्सर ये क्वेश्चन गलत करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या अरेस्ट किया जा सकता है स्पाउस का सेक्शन 9 के ऑर्डर को अगर वो ना माने? तो नहीं, अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए, एक प्रेशर, एक दबाव बनाने के लिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जा सकती है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो की जा सकती है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार बहुत स्टेट में मेंस और प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 9 के ऑब्लिगेशन के तहत या नहीं। तो अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में ओके लिखिए, फिर मैं आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बहुत आसानी से इसे समझिए, कोर्ट ने उसकी इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। कोर्ट ने उसे बोला कि भाई आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाइए। उसने कहा मैं नहीं जाती। नहीं जाती, कोई बात नहीं, अब हम आपको अरेस्ट तो कर नहीं सकते, अब आपकी अटैच कर लेंगे हम प्रॉपर्टी, हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर वेशर हो, आप चले जाओ वापस। लेकिन अगर 1 साल बीत गया है, वो वाइफ तब भी नहीं जाती वापस, तो हस्बैंड के पास एक ग्राउंड आ जाता है डिवोर्स का। अब देखिए विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी यानी कि वो छोड़ के चली गई है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो फॉर एग्जाम्पल उस घर में नहीं रह रही, कहीं अलग रह रही है, तो ये विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का क्या मतलब है कि भाई वो बिल्कुल छोड़ छाड़ के चली गई है, अपनी मैरिज के जो आप उसके ऑब्लिगेशंस है वो उनको बिल्कुल भी नहीं निभा रही है, वो होता है। अब इसको, इस बात को और समझाने के लिए बहुत सारे केस लॉज हैं जिनके थ्रू अलग अलग पॉइंट्स आए कि विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। आपने कई बार देखा है कि हस्बैंड और वाइफ जो है जॉब करते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में करते हैं। हस्बैंड जो है हैदराबाद में फोर्स से जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वाइफ जो है हैदराबाद में नहीं जॉब कर रही होती, वो दिल्ली में जॉब कर रही होती है। अब इसमें भी वाइफ ने अपना घर छोड़ा हुआ है, तो क्या ये विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी होगा कि भाई वाइफ अपना घर बार छोड़ छाड़ के आ गई है, तो भाई हस्बैंड उसके सेक्शन 9 के ऑर्डर ले कोर्ट से कि भाई इसको बोलो अपना छोड़ छाड़ के मेरे पास हैदराबाद आए। तो ये विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी होगा या नहीं होगा कि वाइफ अलग जगह जॉब कर रही है और वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती और वो हस्बैंड के पास नहीं आना चाहती। तो देखिए बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस एक्ट का, ये सेक्शन 9 से ही स्टार्ट होता है। अभी तो आपने बेसिक चीजें समझी थी कि हिंदू कौन होता है, या फिर जो मैरिज होती है वो क्या होती है, कहाँ कहाँ मैरिज परमिसिबल है, कौन कौन सी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अभी ये जो आगे का पार्ट है सेक्शन 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट आता है तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि विड्रॉन एक्चुअली में हुआ भी है, सेक्शन 9 अराइज भी होता है या नहीं होता। तो सबसे पहला जो हम इसके अंदर व्हाट अमाउंट्स टू विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो हम केस देखेंगे, तीरथ कौर वर्सेस किरपाल सिंह, तीरथ कौर वर्सेस किरपाल सिंह। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई अगर महिला जॉब कर रही है, डूइंग अ जॉब,
तो भाई ये विड्रॉन है, ठीक है। तो भाई ये विड्रॉन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हस्बैंड काम कर रहा था हैदराबाद में, वाइफ कहीं और जॉब करी है दिल्ली में, ठीक है। तो वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है नहीं निभा पा रही है, नहीं जा रही है उधर, एक्सेस नहीं है उनका एक दूसरे पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती है मैरिटल ऑब्लिगेशन में, दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो वो जो मैरिज का पर्पस है वो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अलग अलग रह रहे हैं। जो वाइफ है वो अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रही है नहीं मैं तो दिल्ली में ही जॉब करूंगी। तो इस कोर्ट में भी कुछ ऐसा इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और कोर्ट ने इस केस में डिक्लेयर किया कि अगर वाइफ जो है जॉब करिए समवेयर एल्स, तो वो भी यही माना जाएगा कि उसने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द सोसाइटी। तो वो जो हस्बैंड है सेक्शन 9 का अपने फेवर में ऑर्डर ले सकता है, और फिर वाइफ को कोर्ट बोल देगा, ऑर्डर कर देगा कि भाई तुम जाओ, सेक्शन 9 के तहत ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। फिर यही वाला एग्जाम्पल, जाना है तो जाएंगी, 1 साल हो गया नहीं गई, तो हस्बैंड के पास जो है ग्राउंड आ गया डिवोर्स का, ठीक है। तो ये तो बात हुई तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह की। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कोई ऐसे लैंडमार्क केसेस नहीं है जिसके आपको नाम याद रखने की जरूरत है, पर फैक्ट्स याद रखिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपको दे देते हैं कि भाई एक वुमेन है, जॉब अलग कर रही है, तो बताइए क्या ये विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी है, नहीं, ठीक है। तो फैक्ट्स आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पूरा पूरा केस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको याद रखनी है वो सिर्फ ये है, ठीक है। स्टडी करिए पर स्मार्टली, जिसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा केस इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि भाई ये तो आप सोच रहे होगे ना कि ये तो फेयर नहीं है, हस्बैंड अपनी जॉब भी तो छोड़ के दिल्ली आ सकता था, वाइफ को क्यों फोर्स किया गया कि भाई वो अपनी जॉब छोड़े, और कोर्ट से हस्बैंड ने अपने फेवर में सेक्शन 9 को ऑर्डर ले लिया, ठीक है, आरसीआर का। अब वाइफ को अपनी जॉब छोड़ के वापस आना पड़ा, तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई। और आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। तो नेक्स्ट केस में यही हुआ, नेक्स्ट केस में यही हुआ। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, लिख लिया आपने पॉइंट्स? ओके, तो नेक्स्ट केस है शांति वर्सेस रमेश, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी की बातें उठी, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 14, अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि भाई ऊपर वाले केस में तो ये साफ साफ कह दिया था कि जॉब छोड़ के वुमेन को वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा उसने अपने हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, और हस्बैंड फिर सेक्शन 9 का ऑर्डर अपने फेवर में ले सकता है, और वुमेन को जो है बोल सकता है थ्रू दैट ऑर्डर कि भाई देखो ऑर्डर, अब तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा, सब छोड़ जाओ। बट ये तो राइट टू इक्वालिटी का इंफ्रिंजमेंट हुआ, ठीक है। तो शांति वर्सेस रमेश के केस में ये हेल्ड हुआ कि भाई राइट टू इक्वालिटी है सबके पास, ठीक है। अब अगर वो वुमेन दिल्ली में भी काम कर रही है, लेकिन लेकिन वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन निभा रही है प्रॉपरली, जब भी उसकी छुट्टियां पड़ रही हैं वो विजिट कर रही है, उनका एक्सेस है, कम्युनिकेशन है, और जो भी चीजें मैरिटल ऑब्लिगेशन के आपके अंडर आती हैं वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, वो प्रॉपरली विजिट कर रही है अपने हस्बैंड को, तो भाई वो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी नहीं माना जाएगा। बेशक वो अलग अलग रह रहे हैं, बेशक वो अपनी जॉब नहीं छोड़ रही, वो अपनी जॉब दिल्ली में ही कर रही है, लेकिन वो अपनी अगर मैरिटल ऑब्लिगेशन जो सारी होती हैं वो अच्छे से निभा रही है, उनका रिलेशनशिप जो है हेल्दी है, तो फिर वहां पे विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है इस केस की? क्लियर है तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अब देखिए अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनफेयर है, राइट। तो इन सभी चीजों को देखते देखते ना चैलेंज कर दिया सेक्शन नंबर 9 को, कि सेक्शन नंबर 9 जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है।
सेक्शन नंबर 9 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस बात को चैलेंज कर दिया गया, राइट। देखिए, तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो केस था वो था सरिता वर्सेस टी वेकाता सुबाइया। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि भाई ये जो सेक्शन 9 है ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी, और इन दोनों चीजों को सेक्शन 9 जो है वॉयलेट कर रहा है। और क्योंकि सेक्शन 9 आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है, इसलिए सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। सेक्शन 9 is violation of right of privacy and human dignity prescribed under article 21, hence section 9 is अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये साफ साफ कह दिया इस केस के अंदर, ठीक है। कोई लैंडमार्क केस नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। लेकिन अगले केस में इस चीज को चेंज कर दिया गया, इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया। तो दो केसेस आए हमारे पास, दोनों केसेस को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है हरविंदर, कुमार चंद्रा, ठीक है। हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह, सरोज राम वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद्रा। अब इन दोनों केसेस में क्या डिक्लेयर हुआ, इन दो केसेस में ये डिक्लेयर हुआ, इस वाली जजमेंट को ओवर रूल करते हुए इसमें कहा कि सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सेक्शन 9 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 क्या कर रहा है, सेक्शन 9 जो है उस शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 9 का पर्पस ये है टू सेव द मैरिज, ठीक है। जो ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है मैरिज की वो टूट जाएगी, उसको बचाने का काम कर रहा है सेक्शन 9, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और डाली कि ऐसा, अगर ऐसी मैरिज है जहां पर चांसेस ही नहीं है उस मैरिज को बचाने के, वो मैरिज ऐसी पोजीशन में आ चुकी है कि उसको रिटेन ही नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जबरदस्ती में टाइम वेस्ट के लिए सेक्शन 9 को ऑर्डर नहीं देगी को, ठीक है। अब दिख रहा है सिचुएशन ही इतनी खराब है, ना वो हस्बैंड रहना चाहता अपनी वाइफ के साथ, ना वो वाइफ रहना चाहती है अपने हस्बैंड के पास। तो अगर सिचुएशंस ऐसी हैं कि हाँ भाई छोटी मोटी जो है उनके बीच में इश्यूज हैं, तो कोर्ट सेक्शन 9 को ऑर्डर दे देगा कि भाई आप साथ रहिए, वाइफ को या हस्बैंड को बोलेगा वापस आइए आप, है ना। तो भाई तब सेक्शन 9 का ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन हालात इतने खराब है कि रिटेन करने का मैरिज को कोई सवाल ही नहीं है, तो उसमें सेक्शन 9 का ऑर्डर पास करके कोर्ट जो है टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ओके ना, आगे चलते हैं। आई नो थोड़ी चीजें सारी बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसकी हर एक वर्ड को ना बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे कि आपको ये विड्रॉन वाली बातें बताई फ्रॉम द सोसाइटी की भाई जॉब करेगी तो विड्रॉन है, फिर अगले केस में कहा जॉब तो कर रही है लेकिन मैरिटल ऑब्लिगेशन को निभा रही है, विजिट कर रही है प्रॉपर्ली वेकेशंस वगैरह में, तो फिर वो विड्रॉन नहीं माना जाएगा, उसके अगेंस्ट सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। फिर आगे कहा गया कि सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नेक्स्ट केस में कहा गया नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि सेक्शन 9 का पर्पस बहुत अच्छा है,
पर्पस ये है कि वो मैरिज को सेव करने के लिए, सेव बच जाए वो मैरिज, इसलिए सेक्शन है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इन दोनों केसेस में यही कहा गया। ठीक है, अब देखिए कई बार झगड़ा ये भी होता है कि मैट्रिमोनियल होम कौन सा रहेगा। देखिए यही वाला एग्जांपल हम लेके चलेंगे, जैसे कि हस्बैंड काम कर रहा था हैदराबाद में, वाइफ काम करी थी दिल्ली में। अब इनके बीच में झगड़ा हो गया, वो बोल रहा है कि नहीं तुम हैदराबाद आके रहो, वो हमारा मैट्रिमोनियल होम है, और वो कह रही है कि नहीं दिल्ली चलो, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, वहां मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तो देखिए अगर या तो उनका म्यूचुअली, हेडिंग लिख लीजिए पहले, राइट टू सेट अप मैट्रिमोनियल होम। ठीक है, अब देखिए या तो वो म्यूचुअली डिसाइड कर ले, है ना। कई बार हो जाता है ना कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड अपने हैदराबाद में जॉब कर रहे होते हैं, वाइफ अपना अलग जगह जॉब करी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी आपस में कि भाई वेकेशंस में एक दूसरे को विजिट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऑन सोशल मीडिया दे आर कनेक्टेड एंड वॉट एवर, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार देखा होता है ना। तो या तो म्यूचुअली डिसाइडेड है, जब तक कोई इश्यू ही नहीं आएगा। इश्यू तब आएगा जब म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो पा रहा है और वो अलग अलग रह रहे हैं और इश्यूज हैं। ठीक है, तो एक केस आया, स्वराज, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका नाम याद रख लीजिएगा, स्वराज गर्ग वर्सेस के एम गर्ग 1978। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि जहां पर ये इशू आ जाएगा कि वो म्यूचुअली नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारा मैट्रिमोनियल होम कौन सा होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो इस प्रिंसिपल पे डिसाइड करेंगे। एक रूल बता दिया गया इसके अंदर कि जिसकी सैलरी, जिसकी अर्निंग ज्यादा होगी, जिसकी अर्निंग ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड 1 लाख कमा रहे थे और वाइफ 50,000, तो हस्बैंड डिसाइड करेंगे, राइट। और अगर हस्बैंड 50,000 अर्न कर रहे थे और वाइफ 1 लाख, तो जिसकी अर्निंग यानी कि वाइफ की अर्निंग ज्यादा है तो वाइफ डिसाइड करेगी। लेकिन तब अब एक और इशू आ गया, दोनों अर्निंग वाला तो हो गया, अगर एक बंदा अर्निंग ज्यादा कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है, तो जिसकी अर्निंग ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगा कौन सा मैट्रिमोनियल। कभी कभी ऐसा होता है लेकिन कि दोनों ही बराबर कमा रहे हैं, दोनों ही बराबर कमा रहे हैं, अगर वो इक्वल पोजीशन में है, वो भी 50,000 कमा रहा है, वो भी 50,000 कमा रही है, तो फिर अब इश्यू फिर से आ गया, अब कौन डिसाइड करेगा। देखिए अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है, इफ बोथ आर ऑन द सेम पोजीशन, if both are on the same position, ठीक है, अब सेम पोजीशन में तो ऑप्शन यही है कि म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है टू लीव द जॉब, ना वो हस्बैंड अपना जॉब छोड़ना चाहता, ना वो वाइफ अपना दिल्ली की जॉब छोड़ना चाहती, तो दोनों बोथ सेम पोजीशन पे है और म्यूचुअली नोबडी इज रेडी टू लीव देयर जॉब्स। तब क्या होगा, तब ऐसा पॉइंट आ जाता है मैरिज का जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज का पॉइंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का पॉइंट आ जाता है। यही बात इस केस में हेल्ड की गई, स्वराज गर्ग वर्सेस के एम गर्ग 1978। पहले रूल बताया गया कि हु इज अर्निंग मोर विल डिसाइड वेयर द मैट्रिमोनियल होम विल बी। If both are on the same position and nobody is ready to leave their job, तब कौन सा पॉइंट आ जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब एक और केस लॉ है, ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑल्दो पहले भी बता चुकी हूँ बट इसमें सेम है, बता देती हूँ आपको फिर भी। शांति निगम वर्सेस रमेश चंद्र निगम 1971, और दूसरा केस है कैलाशवती
वर्सेस अयोध्या प्रकाश 1977। ठीक है, अब देखिए इन दोनों केसेस को हम एक साथ पढ़ेंगे। जो केस मैंने आपको पहले बताया था वही चीज सेम इन दोनों केसेस के अंदर हेल्ड की गई कि भाई वैसे तो अगर वुमेन अलग जगह जॉब करिए, मतलब स्पाउसेस अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 9 का ऑर्डर ले सकते हो, क्योंकि वो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ही माना जाएगा। कोर्ट उन्हें बोलेगा नहीं, आपको अपने स्पाउस के साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपने विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी किया है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो जो जॉब है वो तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को विजिट कर रहे हैं, दोनों अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन निभा रहे हैं, दोनों का एक्सेस है एक दूसरे पर। ठीक है, दोनों का एक्सेस है एक दूसरे पे, विजिट कर रहे हैं, जो भी अदर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सब है उन दोनों के बीच में, तो फिर आरसीआर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो फिर विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी तो है ही नहीं, और आरसीआर सेक्शन 9 का ऑर्डर तो तभी लिया जा सकता है जब विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी होगा, राइट। तो अगर जॉब होगी, कहीं और कर रहे हो, कोई एक्सेस नहीं है, कोई विजिटिंग नहीं है, कोई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन नहीं निभा रहा आपका स्पाउस, तब आप सेक्शन 9 के अंदर उसके यानी कि अपने फेवर में ऑर्डर ले सकते हो कि भाई मेरे स्पाउस को वापस बुलाया जाए क्योंकि उसने विड्रॉन फ्रॉम माय सोसाइटी कर लिया। लेकिन ऐसा है कि जॉब तो वो कर रहा है कहीं और, लेकिन वो आपको विजिट कर रहा है, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन निभा रहा है, आपके बीच में एक्सेस है एक दूसरे का, तो फिर चाहे वो जॉब अलग अलग कर रहा हो तो वो विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी नहीं माना जाएगा। और जब विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ही नहीं है तो सेक्शन 9 की ऑर्डर लेने की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 9। आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Okay, should be shall I move to section number 10? Section number 9 clear है, तो shall we start section number 10? Okay. Okay students, अब देखिए जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, यानी कि पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि कंसेप्ट समझने में आपको बहुत आसानी हो। देखिए कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है तो अलग अलग कर देते हैं कि भाई अलग अलग रहिए, या फिर किसी की भी लड़ाई होती है फॉर से सिंपली, अगर कोई दो आदमी झगड़ रहे हैं, दो कोई भी झगड़ रहे तो उन्हें अलग करा देते हैं, अब तुम दूसरे कमरे में जाओ, इसे इस कमरे में बैठने दो, है ना, ताकि अलग होंगे, थोड़ा पीस होगा, सोचेंगे समझेंगे, है ना, तो लड़ाई हो सकता है खत्म हो जाए। अलग अलग कर देते हैं ना, दो जनों की लड़ाई होती है तो, है ना। तो यही जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें बाय द कोर्ट दो लोगों को, हस्बैंड वाइफ को अलग करा दिया जाता है, लेकिन ये डिवोर्स नहीं है, सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन है। फॉर से हस्बैंड वाइफ को अलग किया जा रहा है, फॉर से कि वो अलग अलग रह के, हो सकता है वाइफ सोच रही है कि मैं जुडिशियल सेपरेशन करा लूं, वो हो सकता है आदमी जो है ज्यादा शराब वगैरह पी के आता है वो सुधर जाए, होता है ना कि अलग अलग रह रहे हैं तो फीलिंग्स चेंज हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, तो उस पर्सन को रहना है उस पर्सन के साथ, तो हो सकता है वो पर्सन बदल जाए, सुधर जाए। तो यही पर्पस है सेक्शन नंबर 10 का। ठीक है, आई होप बेसिक कंसेप्ट एंड पर्पस समझ आया होगा आपको, जुडिशियल सेपरेशन क्या चीज है। ये एक होप है एक तरीके की कि भाई दूसरा पार्टनर जो है सुधर जाए एक तरीके से, और फिर पॉसिबल हो पाए उन दोनों स्पाउसेस का एक साथ रहना, उनको डिवोर्स लेने की नौबत ही ना आए। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन क्या है, सेपरेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से जब दो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहने लग जाते हैं तो वो होता है जुडिशियल सेपरेशन। अब जुडिशियल सेपरेशन एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ये बहुत बार प्रीलिम्स में और मेंस में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 3 तरीके की मैरिज पढ़ी थी हमने, एक वॉइड मैरिज, एक वॉइडेबल, और एक प्रॉपर जो वैलिड होती है आपकी, है ना, 3 तरीके की ही तो पढ़ी थी ना। अब जुडिशियल सेपरेशन जो है
ये किस तरीके की मैरिज में हो सकता है, ये बताइए और सोचिए 1 मिनट। जुडिशियल सेपरेशन कौन सी मैरिज में हो सकता है? एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। कोई आंसर देना चाहता है? Valid marriages. ठीक है, और And voidable marriages also until, क्योंकि voidable marriage is valid until it is declared void. ठीक है, और वॉइड मैरिज में क्यों नहीं? वॉइड मैरिज में क्यों नहीं हो सकता जुडिशियल सेपरेशन? Because the marriage is void. कौन आंसर कर रहा है? टेल मी योर नेम। Yamini. ओके, रिपीट रिपीट, क्या बोला आपने वॉइड का? बिकॉज Marriage is void. यस ऑब्वियसली, वॉइड मैरिज क्या है? जो है ही नहीं शुरुआत से, जब वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन किसका होगा? हस्बैंड और वाइफ का ना। अब जो दो लोग हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, उनकी मैरिज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैरिज कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि वो कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, तो आप सेपरेशन किसका कराओगे, है ना? तो वॉइड मैरिज में कभी भी जुडिशियल सेपरेशन नहीं होता, सिंस इट इज नॉट अ मैरिज, क्योंकि वो मैरिज ही नहीं होती। वो दो पर्सन हस्बैंड वाइफ हमने माना ही नहीं कभी, वो हुए ही नहीं कभी हस्बैंड वाइफ, शुरू से उनकी शादी जीरो है, वॉइड है। तो सेपरेशन क्या कराओगे उनका, जो लोग साथ में ही नहीं है? ठीक है, जो लोग साथ में हैं एज एन हस्बैंड वाइफ, उन्हीं का तो जुडिशियल सेपरेशन करा सकते हो ना। यानी कि यू आर राइट यामिनी, वॉइड मैरिज में नहीं होता, सिर्फ वॉइडेबल एंड वैलिड मैरिज में ही होता है ना? वॉइडेबल मैरिज भी वैलिड ही होती है ना एक तरीके से। जब तक एक पार्टी, जो एग्रीव पार्टी है, वो उसको डिक्लेयर ना करा दे, तो वो तो वैलिड ही रहती है ना जब तक, है ना? हस्बैंड वाइफ ही रहता है ना। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, उसके साथ जबरदस्ती शादी भी कराई गई या धोखा देके भी, है ना, पर बाद में उसे पता चलता है, वो बाद में कहती है कोई बात नहीं, चलो थी तो वो वॉइडेबल, बट अभी तो वो वैलिड है ना। जब तक उस गर्ल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक वो वॉइडेबल डिक्लेयर ना करा ले कोर्ट से, है ना, तो जब तक तो वो हस्बैंड वाइफ ही है, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। तो वॉइड में बार बार रिपीट करियो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी मैरिज में, क्या वॉइड मैरिज में जुडिशियल सेपरेशन होता है? तो हो ही नहीं सकता, जो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, थे ही नहीं एक साथ, तो उनको सेपरेट तो क्या ही कराओगे आप, है ना? तो वॉइड में कभी नहीं होता, सिंस इट इज नॉट अ मैरिज फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग, इट वाज वॉइड। तो वॉइडेबल और वैलिड मैरिज में ही सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. You can write in the chat. Okay, now important question, इसको लिख भी लो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब जुडिशियल सेपरेशन का कोर्ट को सपने तो आएंगे नहीं, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इनको अलग कर देता हूँ, हो सकता है इसका पति सुधर जाए, थोड़ी कम पी कर आए, है ना? तो अब उनका सपने तो आते नहीं, तो आपको खुद जाके पिटीशन फाइल करना होता है, ठीक है? और पिटीशन आप रेलिवेंट ग्राउंड्स पे, आपके पास रेलिवेंट ग्राउंड्स होने चाहिए, तब जाके आप पिटीशन फाइल करोगे जुडिशियल सेपरेशन का, और फिर कोर्ट को सही लगता है वो ग्राउंड्स, ठीक है, वो तो पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, फिर आपका जुडिशियल सेपरेशन कर दिया जाएगा, राइट? इतनी सी बात तो पता होगी आपको। देखिए, लेकिन अगर कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है जुडिशियल सेपरेशन का, आपने पिटीशन लगाई, ग्राउंड्स दिए, कोर्ट ने आप दोनों का जुडिशियल सेपरेशन कर दिया, ठीक है? लेकिन अब जुडिशियल सेपरेशन क्या है कि हस्बैंड को अलग रहना है, वाइफ को अलग रहना है ना? लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जुडिशियल सेपरेशन का, तब भी ये हस्बैंड वाइफ जो हैं, अब ये मिल रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं, ये मतलब इन पे एक्सेस है एक दूसरे का, ये जो भी है मैरिज के अंदर, जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस वगैरह हो रही हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो फिर ये जो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर है ना, जिस दिन ये सारी चीजें, ये मैरिटल ऑब्लिगेशन वाली चीजें कर लेंगे ना बीच में, तो ये ना खत्म हो जाएगा वहीं पे। समझ आ गई ये वाली बात? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि भाई कोर्ट ने आपको जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दिया था ना,
फॉर से किसी भी टाइम का, उस टाइम के बीच में आपने जो है मैरिटल ऑब्लिगेशन वाली कोई भी ऐसी चीजें कर ली, विजिट वगैरह एक्सेस वगैरह देके, है ना, मैरिटल ऑब्लिगेशंस वाली चीजें कर ली आपने बीच में, तो उसी दिन से आपका जुडिशियल सेपरेशन ये जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन ऑब्वियसली, अच्छा देखिए मैं फिर से बताती हूँ, जुडिशियल सेपरेशन किया क्यों गया था, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के जो है रिश्ते जो है खराब हो गए थे। वो वाइफ हो सकता है उस हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, या वो हस्बैंड उस वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, तो उन्होंने जो है जुडिशियल सेपरेशन ले लिया था कि हो सकता है मेरा वाइफ सुधर जाए या मेरा हस्बैंड सुधर जाए और पॉसिबल हो पाए हम दोनों का साथ में रहना, और जो हमारे इश्यूज हैं खत्म हो जाए। तो कोर्ट ने जो है जुडिशियल सेपरेशन दे दिया कि ठीक है आप चाहते हो तो ये लो, आप अलग अलग रहिए। अब जुडिशियल सेपरेशन में ना आप लोगों को जो है मैरिटल ऑब्लिगेशन वाली चीजें नहीं करनी होती, क्योंकि कोर्ट कहता है कि अब आप अलग अलग है। जब आप अलग अलग रह रहे हैं मतलब आपके बीच में लड़ाई है, जब आपने मैरिटल ऑब्लिगेशन वाली चीजें निभा ली बीच में कभी भी मिलके, यानी कि आपके इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं एक तरीके से, तो जुडिशियल सेपरेशन वाला ऑर्डर रद्द हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अब समझ आ गया यामिनी? नाउ क्लियर? ओके, ठीक है। लॉजिकल सी बात समझिए कि अलग अलग क्यों कराया गया था, ताकि वो सुधर जाए, पॉसिबल कंडीशन हो पाए एक साथ रहने की। अब जब वो उनको कोई टाइम दिया गया, वो नहीं रह रहे अलग अलग, एक साथ आ गए वो, है ना, एक साथ रह रहे हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशन वाली जो भी चीजें हैं वो सब हो रही है उनके बीच में, तो अपने आप ही उनका वो जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा वो रद्द हो जाएगा। चीजें ठीक हो गई ना, इससे तो यही पता चलता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जुडिशियल सेपरेशन वाला ऑर्डर कोर्ट का रद्द हो जाएगा, वो कब रद्द होगा, जब हस्बैंड और वाइफ अपनी मर्जी से मैरिटल ऑब्लिगेशन को निभा रहे हैं, कोई हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा फिजिकल इंटरकोर्स करने के लिए। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन जितने वक्त का है उसमें अगर हस्बैंड और वाइफ अपनी कंसेंट से बीच में फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं तो उसी टाइम रद्द हो जाएगा आपका जुडिशियल सेपरेशन। लेकिन अगर वो हस्बैंड वाइफ की मर्जी के खिलाफ उससे जबरदस्ती जो है फिजिकल इंटरकोर्स करता है, तो दैट विल अमाउंट टू मैरिटल रेप। मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्यों? सबसे पहली बात तो जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर्स था फ्रॉम द कोर्ट, और दूसरी बात ये कि हस्बैंड ने फोर्सफुली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ठीक है, और तीसरी बात कि वाइफ की जो कंसेंट है वो नहीं थी, वाइफ की कंसेंट नहीं थी, तो ये एक मैरिटल रेप कहा जाएगा। दिस विल अमाउंट टू मैरिटल रेप। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑर्डर है ये नहीं दिया जाएगा, बल्कि कोर्ट बोलेगा कि आपको जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट है जुडिशियल सेपरेशन आपको देना, आपका डिवोर्स लेना चाहिए सीधा। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर जुडिशियल सेपरेशन जो है डिनाई भी कर देगा कोर्ट आपको? सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये कि रिनाउंस कर दिया है वर्ड को किसी स्पाउस ने, यानी कि सब कुछ छोड़ दिया है, सन्यासी वन्यासी बनने चला गया है हमेशा हमेशा के लिए। तो अब जुडिशियल सेपरेशन का क्या पर्पस? अब तो डिवोर्स ही होगा ना, अब तो वो कभी आएगा ही नहीं, सन्यासी रिनाउंस कर दिया उसने वर्ड, तो जुडिशियल सेपरेशन लेके फालतू में कोर्ट का भी टाइम क्यों खराब करना, डिवोर्स लीजिए। तो इस बात पे डिनाई कर देगा। दूसरी बात कि भाई अगर वो पर्सन सीजेस टू बी अ हिंदू, अब उसका हस्बैंड या वाइफ हिंदू ही नहीं रहा, उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को किसी और रिलीजन में, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो दो हिंदूज की शादी कही गई थी ना। अब जब एक बंदा हिंदू ही नहीं रहा तो एचएमए के अंदर क्या उनकी शादी बची? नहीं, ऑब्वियसली जुडिशियल सेपरेशन का कोई पर्पस ही नहीं है। एक बंदे ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एचएमए के अंदर तो उनकी शादी है ही नहीं वैलिड, फिर डिवोर्स लीजिए जाके। तीसरी बात, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ।
जब डेथ है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है उस पर्सन की, मरी गया है, तो डिवोर्स करवाइए। जुडिशियल सेपरेशन का क्या मतलब? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आई होप सेक्शन नंबर 10 सभी को क्लियर हो। सबसे पहले हमने देखा कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, कि कोर्ट के ऑर्डर से जब आप सेपरेटेड होते हैं, दैट अमाउंट्स टू जुडिशियल सेपरेशन। हमने इनका पर्पस देखा, हमने इसका पर्पस देखा कि भाई इसका पर्पस क्या है। हो सकता है उन दोनों में से कोई एक स्पाउस जो है उसका कंडक्ट बदल जाए और सिचुएशन जो है पॉसिबल हो पाए दोनों की एक साथ रहने की। और कोर्ट से अगर आप जुडिशियल सेपरेशन लेना चाहते हो, आप पिटीशन फाइल कीजिए। कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन दे दिया, उसके बाद आप अलग अलग रहेंगे। जिस दिन आप एक साथ रह रहे हैं और मैरिटल ऑब्लिगेशन निभा रहे हैं, उस दिन से आपका जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर रद्द हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसमें आप दोनों की कंसेंट थी। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड जो है जबरदस्ती कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, जुडिशियल सेपरेशन के वक्त के अंदर उससे फोर्सफुली फिजिकली इंटरकोर्स कर रहा है बिना उसकी कंसेंट के, और वो भी जुडिशियल सेपरेशन के टाइम के अंदर, तो वो एक मैरिटल रेप माना जाएगा। और कभी कभी कोई कोई ऐसे ग्राउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें जुडिशियल सेपरेशन को डिनाई कर सकता है कि कोई मतलब ही नहीं है जब, तो आप डिवोर्स में जाके पिटीशन फाइल कीजिए। यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, वो सन्यासी बन चुका है आदमी, वो हिंदू ही नहीं रहा है वो आदमी, वो मर चुका है, तो जुडिशियल सेपरेशन किससे लोगे आप? सीधा डिवोर्स में जाइए। तो इन ग्राउंड्स पे डिनाई भी किया जा सकता है कि जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा सेक्शन नंबर 10। क्लियर? आगे चले सेक्शन नंबर 11 पे। यस यामिनी, क्लियर? सेक्शन नंबर 10 क्लियर है? ओके, अब 11 पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 11 बात करता है वॉइड मैरिज की। ओके, तो सेक्शन नंबर 11 बात करता है वॉइड मैरिज की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 7 पढ़ाते हुए ही कि भाई सेक्शन नंबर 7 कहता है कि जिन दो लोगों ने सेरेमनीज कंप्लीट किए हैं ना एटलीस्ट अपने मैरिज की, तो चाहे वो वॉइड मैरिज के अंदर भी आते हो, तो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। बेशक सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर शादी हुई हो, है ना, लेकिन उन्होंने सेरेमनीज तो फुलफिल किए हैं, बेशक उनकी शादी वॉइड है लेकिन उन्होंने सेरेमनीज तो करा लिया। अब जो उनके बच्चे होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे अंडर सेक्शन नंबर 16, राइट? बट अदर देन दैट, जिन लोगों की शादी तक नहीं हुई, कोई सेरेमनीज तक नहीं हुई, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11। ये वॉइड मैरिजेस की ही बात करता है। वॉइड मैरिजेस जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 5 के अंदर एक कंडीशन बताई थी, मोनोगैमी, है ना। कि भाई मोनोगैमी होगी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आप शादी नहीं कर सकते, सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपने सेक्शन 5 की मोनोगैमी की कंडीशन को जो है वॉयलेट किया और आपने दूसरी शादी किसी से कराई, तो जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड होगी। या इन दोनों रिलेशनशिप के अंदर शादी की तो ये शादी क्या होगी? वॉइड। ठीक है, ये वॉइड होगी। लेकिन ये वॉइड तो है मैरिज, लेकिन स्टिल इनके जो चिल्ड्रन होंगे अंडर सेक्शन 16 वो प्रोटेक्टेड है। उन्हें लेजिटिमेट चाइल्ड का स्टेटस जो है दिया गया है, यानी कि उनको जायज संतान का स्टेटस दिया गया है। ऐसे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया गया। ये पॉइंट तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो एक पहले तो यही वाला पॉइंट रिपीटेड है सेक्शन नंबर 11 में। लेकिन एक और जो बात है वो ये है, बेशक आपने सेरेमनीज फुलफिल करी, आपके बच्चे को लेजिटिमेट स्टेटस मिल गया, लेकिन ये जो हस्बैंड और वाइफ है ना, क्योंकि इनकी शादी तो शुरू से वॉइड है, तो इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। ठीक है,
कि भाई वाइफ बोले कि मेरा प्रॉपर्टी पे अधिकार है या इनहेरिटेंस वगैरह, तो ऐसा कोई भी राइट इनका एक दूसरे पे नहीं है, क्योंकि इनकी शादी तो वॉइड ही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ बच्चे को हमने लेजिटिमेट कहा है। अब अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो उसका राइट है ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, राइट। मेंटेनेंस वगैरह वो क्लेम कर सकता है अपने पेरेंट्स से, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के लिए प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो वाइफ और हस्बैंड है इनका रिश्ता शुरू से ही वॉइड है, तो ये वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती या फिर वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो इनका आपस में कोई भी राइट नहीं है एक दूसरे पे कि हमें अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन निभानी है या प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड। नो, जो राइट है इन टाइप की मैरिजेस में वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के हैं, क्योंकि वो बच्चे को एक लेजिटिमेट चिल्ड्रन का दर्जा दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर? ओके, देखिए अब इसमें केस है उसको लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड केस है ये, इसी के अंदर MM मल्होत्रा ठीक है। इस केस में क्या कहा गया कि भाई हमको पता है मैरिज पहले से ही वॉइड है, तो आपको स्पेशली कोर्ट में आके उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है। जो मैरिज खुद ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर थी, सपिंदा रिलेशनशिप के अंदर थी, पॉलीगैमी आपने किया, तो वो मैरिज वॉइड है। उसको आपको वॉइड कराने के लिए कोर्ट में आके डिक्लेयर कराने की कि ये वॉइड है, उसकी कोई भी नीड नहीं है। There is no need to declare the marriage void since it is void in the eyes of law। ठीक है, तो there are no rights to the party to each other, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि पार्टीज का एक दूसरे पे कोई राइट नहीं है, only rights of the child can be claimed। यानी कि पार्टीज का एक दूसरे पे कोई भी राइट नहीं है, लेकिन चाइल्ड को क्योंकि प्रोटेक्ट किया गया है और इसे लेजिटिमेट कहा गया है, तो चाइल्ड क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी के राइट, मेंटेनेंस के राइट। लेकिन एक दूसरे का, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ की आइज में उनकी शादी जो है वो शादी है ही नहीं, वो कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। इतनी सी बात क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो पढ़ा हमने वॉइड मैरिज, तो जो अब अपना नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 12, वो बात कर रहा है वॉइडेबल मैरिज। वॉइड क्या है? वॉइड वो है जिसकी वैल्यू शुरू से ही 0 है। वॉइडेबल वो है जिसमें एक पार्टी इनोसेंट है और दूसरी पार्टी गिल्टी है। तो जो इनोसेंट वाली पार्टी है, हो सकता है उसे बहला के, फुसला के, झूठ कह के शादी करी गई हो, है ना, तो वो जो इनोसेंट पार्टी है वो कोर्ट में जाके अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, तो ये एक वॉइडेबल मैरिज है जो कि किसी एक के लिए तो वैलिड है, पर किसी, यानी कि जो गिल्टी है ये तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि ये क्लीन हैंड्स है ही नहीं, पर जो दूसरी पार्टी है वो तो इनोसेंट है, उसके साथ ही तो धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह हुआ, फोर्सफुली शादी कराई, तो ये जो पोर्शन है कभी भी शादी नल घोषित करा सकती है कोर्ट में जाके। तो ये होती है वॉइडेबल मैरिज जो किसी एक पार्टी के ओपिनियन पे बेस्ड होती है। ठीक है, कि भाई एक पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो चाहे तो वैलिड रख सकती है अपनी मैरिज को और चाहे तो इनवैलिड डिक्लेयर करा सकती है। इतनी बात क्लियर? ये तो आपको पहले भी पता है। अब देखिए, जो इनोसेंट वाला पोर्शन है, जो इनोसेंट वाला पोर्शन है, अगर वो मैरिज को इनवैलिड कराने के लिए डिक्लेयर कराने जाता है कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल उनकी शादी हुई 1 फेब को, ठीक है, और कोर्ट ने उनकी शादी इनवैलिड डिक्लेयर करी
ठीक है, तो उनकी शादी इस डेट से इनवैलिड मानी जाएगी या फिर जब से हुई थी तब से इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जब से उनकी शादी हुई थी तब से उनकी शादी 0 मानी जाएगी, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, क्लियर? यानी कि उस ऑर्डर का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा फ्रॉम द पास्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा कि भाई 20 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर को डिक्लेयर किया इनवैलिड तो इसके बाद से नहीं, बल्कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि जब से शादी हुई है तब से वो शादी इनवैलिड है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर इतनी सी बात? लेकिन क्योंकि ये वॉइडेबल मैरिज है तो इसके अंदर जो वुमेन है, जो जो वाइफ है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जैसे कि हमने वॉइड में देखा था कि जब वो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं तो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम क्यों करेगी, वो कर ही नहीं सकती। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में वो जो वुमेन है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि जब तक उसने उसको निल घोषित नहीं कराया, जब तक तो मैरिज वैलिड ही है ना। कि भाई अगर वो लड़की कहे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो पहले फोर्सफुली हुई लेकिन अब तो सही है सब कुछ हम दोनों के बीच में, तो मैं इसको निल घोषित नहीं कराना चाहती, तो ये है तो वॉइडेबल ऑल दो पर वैलिड है जब तक वो औरत खुद ना चाहे इसको निल घोषित कराना, है ना। तो इन वाली वॉइडेबल मैरिजेस में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ, राइट। और ऑब्वियसली जब ये वॉइडेबल है यानी कि वो हस्बैंड वाइफ भी है आपस में, अब हस्बैंड वाइफ है तो ऑटोमेटिकली उनका चाइल्ड जो है वो भी अंडर सेक्शन 16 उसे लेजिटिमेट का दर्जा मिला हुआ है। अब लेजिटिमेट है तो उसके पास भी पूरे राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के, मेंटेनेंस वगैरह के, राइट। अब देखिए वॉइडेबल, कोई शादी वॉइडेबल क्यों होगी, तो उसके ग्राउंड्स होते हैं। ग्राउंड्स क्या होंगे? सबसे पहला जो ग्राउंड होता है वो होता है इम्पोर्टेंसी का। ठीक है, कि भाई स्पाउस के साथ प्रॉपरली फिजिकल रिलेशनशिप्स ही नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंसी का ग्राउंड होता है। ठीक, तो देखिए इसके अंदर डिफरेंस है। वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज हमेशा याद रखना वैलिड है, वैलिड रहेंगी जब तक दूसरा पर्सन उसको डिक्लेयर नहीं करा लेता नल। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स भी हैं कि ये शादी वॉइडेबल क्यों है, किसी एक पर्सन के ओपिनियन पे क्यों है। देखिए दोनों में से किसी एक पर्सन को इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, राइट, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये इम्पोर्टेंसी ऐसी है जिसको क्योर किया जा सकता है तो ये एक ग्राउंड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये इम्पोर्टेंसी ऐसी है जिसको क्योर ही नहीं किया जा सकता, जिसको कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता, तभी ये ग्राउंड बनेगा। ठीक है, अदरवाइज ये ग्राउंड नहीं है ऑफ वॉइडेबल मैरिज, राइट। तो यही बात जो डिक्लेयर हुई थी, ये हुई थी राजेंद्र वर्सेस शांति के केस में, कि वॉइडेबल मैरिज होने के लिए अगर आपकी शादी वॉइडेबल है यानी कि एक पर्सन उसको निल करा सकता है कोर्ट में जाके इस ग्राउंड पे कि जो मेरा पार्टनर था वो इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंसी है, तो कोर्ट ने अगर सामने वाले पर्सन ने साबित कर दिया कि जो मेरी इम्पोर्टेंसी है उसको क्योर कराया जा सकता है। ठीक है, अगर वो क्योरेबल नेचर की इम्पोर्टेंसी है, ठीक है, इफ इट कैन बी क्योर्ड, तो एक वॉइडेबल मैरिज का वो ग्राउंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे क्योर नहीं कराया जा सकता तो वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, ना आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो वुमेन से रिलेटेड होती है। आपने उसमें देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, जो कंसीव नहीं कर पाती वुमेन्स, उनको कहा जाता है ये बांझ है ना, इससे तलाक लिया जाए, है ना, दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा होगा। तो ये एक तरीके का ग्राउंड नहीं है कि आप अपनी शादी को बोलो कि वॉइडेबल मैरिज है, शादी से पहले इस वुमेन ने बताया नहीं कि ये बांझ है ना, और इसने तो हमें धोखा दे दिया कि तो कंसीव ही नहीं कर सकती,
तो इस तरीके की बातें बोलना, देखिए इम्पोर्टेंसी नहीं है। शादी का पर्पस क्या है कि भाई प्रॉपर सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं वो चीजें हो रही है, वो महिला कर पा रही है, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जो ऐसी चीजें होती हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, वो इम्पोर्टेंसी में नहीं आती। बल्कि अगर कोई पार्टनर उस वुमेन को बोल रहा है बार बार तुम कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये एक मेंटल क्रुएलिटी है, ये एक मेंटल क्रुएलिटी है। तो इस पे वॉइडेबल मैरिज तो नहीं हो सकती, लेकिन ये उस वुमेन के लिए बल्कि उल्टा ग्राउंड बन जाता है कि ये मेरे पे मेंटल क्रुएलिटी करते हैं, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल के, तो उस वुमेन के पास बल्कि ये डिवोर्स का ग्राउंड आ जाता है। इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, क्योंकि एक तरीके की मेंटल क्रुएलिटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो वुमेन, प्रॉपर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है, फिजिकल इंटरकोर्स हो पा रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन वो सिर्फ कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये इम्पोर्टेंसी नहीं है, ये एक मेंटल क्रुएलिटी है जो हस्बैंड और उसके फैमिली उस महिला पे कर रहे हैं। तो महिला के पास डिवोर्स का एक ग्राउंड आ जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें कहा गया इनकेपेबल टू कंसीव अ चाइल्ड। अगर ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो ये ग्राउंड नहीं है कि हस्बैंड बोले कि हमारी मैरिज जो है वॉइडेबल मैरिज है। इट इज नॉट अ ग्राउंड, इसके अंदर ये ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये क्रुएलिटी है, मेंटल क्रुएलिटी है, जो कि उस वुमेन को एक ग्राउंड दे देती है डिवोर्स का। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख ली हो चीजें, इरेज कर दूं मैं? ओके, अब देखिए दूसरी जो ग्राउंड है, अभी तक तो हमने इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे पढ़ा कि अगर एक पार्टनर इम्पोर्टेंट है, वो भी परमानेंट, जिसको क्योर नहीं कराया जा सकता, तो दूसरा पार्टनर बोल सकता है हमारी जो मैरिज है एक वॉइडेबल मैरिज है, लेकिन बांझपन के उस पे वो कोर्ट जाके नहीं बोल सकता कि हमारी वॉइडेबल मैरिज है। दैट इज नॉट अ ग्राउंड। देखिए दूसरा जो हमारा आ जाता है पॉइंट, वो है इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। देखिए ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, तो वही सारी चीजें ना रिपीट हो रही हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक साथ पढ़ा दी थी चीजें। बट अब क्या है, सेक्शन वाइज वो चीजें बट गई हैं और थोड़ी और डिटेल में आ गई हैं वो चीजें, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जहां पे स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इमीडिएटली लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि मैम रिपीट। ओके, ओके, देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है कि भाई शादी करा दी गई और बाद में पता चलता है कि ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, तो अनफिट है, ये तो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकते थे, इनको तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो कंसेंट तो इनका था ही नहीं, तो हमारी जो शादी है वो एक अवॉइडेबल मैरिज है। तो अगर लड़की को कुछ ऐसा है और हस्बैंड को शादी के बाद पता चल रहा है इस बारे में, तो कहेगा हमारी वॉइडेबल मैरिज है, क्योंकि इसकी तो ऐसी हालत ही नहीं थी कि ये शादी के लिए अपनी कंसेंट दे सके, या तो इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर था, ये अनफिट थी। ठीक है, तो ये इनकैपेसिटी टू गिव कंसेंट, ये भी सेक्शन 12 के अंदर एक वैलिड ग्राउंड है। ठीक है, ओके, देखिए अब इसमें दो बातें, एक केस था मुनीश्वर दत्त वर्सेस इंदिरा कुमारी। देखिए अब इस तरीके का कोई मेंटल डिसऑर्डर आपके स्पाउस को पहले था, बिफोर मैरिज था, और आपको पता नहीं था, आपको बाद में पता चला, तो ये अंडर सेक्शन 12 एक ग्राउंड बन जाता है।
लेकिन अगर शादी के बाद उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी वॉइडेबल है, बल्कि अब अगर बाद में आपकी शादी के बाद उसे ऐसी चीजें हुई हैं, आफ्टर मैरिज हुई हैं, तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन शादी से पहले ही उसे कोई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर वगैरह था तो आपका फिर ग्राउंड बन जाता है कि हमारी शादी तो वॉइडेबल मैरिज है और इसको मैं निल जो है डिक्लेयर कराना चाहता हूँ या कराना चाहती हूँ। इसी बात क्लियर। अब एक और केस लॉ है, आर लक्ष्मी नारायण। देखिए अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर है या फिर जो कंसेंट वाला पॉइंट है, ये या तो बहुत ज्यादा नॉमिनल हो, स्पाउस को लगे रहा जा सकता है, लेकिन ये इस हद तक है कि इम्पॉसिबल हो जाता है उस स्पाउस को उस स्पाउस के साथ रह पाना, तो ये भी एक ग्राउंड है अंडर सेक्शन 12। ठीक है, अगर वो मेंटल डिसऑर्डर को देखिए कितना है क्या है, बहुत नॉमिनल सा था, तो सेक्शन 12 के अंदर कोई ग्राउंड नहीं बनता। लेकिन इतना ज्यादा है वो चीज कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेंड द नॉर्मल लाइफ विद हिम और हर, कि भाई इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई वो एक नॉर्मल लाइफ तो स्पेंड कर ही नहीं सकता या सकती अपने स्पाउस के साथ, तो फिर ये अंडर सेक्शन 12 एक ग्राउंड बन जाता है, वो निल डिक्लेयर करा सकते हैं कि भाई हमारी शादी तो वॉइडेबल मैरिज थी, क्योंकि ये इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर था जो मेरे से कंसील किया गया, जो छुपाया गया, और अब मैं इसको निल घोषित जो है डिक्लेयर कराना चाहता हूँ या कराना चाहती हूँ। इतनी सी बात क्लियर। ओके, रिपीट। देखिए ऐसी चीजें होती हैं कि कभी कभी ना थोड़ा बहुत मेंटल डिसऑर्डर होता है, शादी के वक्त ना छुपा लिया जाता है, पता नहीं चलता है ना। आपने बहुत बार देखा होगा टीवी सीरियल्स में कि भाई लड़की जो है थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर होता है, अनफिट होता है, या लड़का, उसको चुपचाप बोल दिया जाता है कि आप चुप रहना, ज्यादा बोलना मत, उन्हें पता चल जाएगा, पूरा ट्रेन करके उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, बिठा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर था या तो कोई अनफिट पर्सन है, ये तो अपनी शादी की कंसेंट दे ही नहीं सकते, इन्हें तो पता भी नहीं है शादी क्या होती है ना। तो इस तरीके के धोखे कर दिए जाते हैं, बट शादी के बाद तो ऑब्वियसली पता चल जाता है उनकी हरकतों से कोई मेंटल डिसऑर्डर वगैरह है। अब फॉर एग्जाम्पल वो लड़का है, किसी लड़की जो है मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी शादी करा दी गई, तो अब उसको पता चलता है कि ये तो पहले से ही इसको मेंटल डिसऑर्डर था, तो अब वो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि हमारे तो वॉइडेबल मैरिज के अंदर आता है क्योंकि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, क्योंकि इसको तो मेंटल डिसऑर्डर था और मेरे से ही कंसील की गई बातें, तो मैं अपनी शादी को निल डिक्लेयर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है आपके पास वैलिड ग्राउंड है क्योंकि उसके पास पहले से ही उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर था। ठीक है, अब अगर छोटा मोटा मेंटल डिसऑर्डर होगा तो ठीक है, लेकिन ये चेक करेंगे छोटा मोटा है, अगर छुपा लिया गया तो कोई नहीं, ग्राउंड नहीं बनेगा। लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर है कि भाई इम्पॉसिबल है, वो लड़का उस लड़की के साथ रह ही नहीं पा सकता नॉर्मल लाइफ में, तो कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है आपके पास वैलिड ग्राउंड है, वॉइडेबल मैरिज थी, आप निल डिक्लेयर करा सकते हैं। अब क्लियर है यामिनी। ओके, अब देखिए कोई फोर्स या फ्रॉड, अब देखिए क्राइम पेट्रोल या सीरियल्स का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, या तो जबरदस्ती शादी करा दी जाती है लड़का लड़की की, ठीक है, जिसमें उनकी कंसेंट नहीं होती, या फिर ऐसा होता है लड़के या लड़की को बहला फुसला के, अरे ये तो सिर्फ पूजा हो रही है छोटी सी, उनको पूजा के नाम पे उनकी शादी करा दी जाती है ना, तो कंसीलमेंट ऑफ सेरेमनी कर लेते हैं। आइडेंटिटी ऑफ पार्टी ही छुपा देते हैं, आइडेंटिटी ऑफ पार्टी यानी कि आप उसको बोला था इस सुंदर सी फोटो दिखा के आप किससे शादी होगी, पर शादी वाले दिन क्या होता है, सीरियल इमेजिन कीजिए कि दुल्हन का ऐसे घूंघट निकाल देते और उसमें दूसरी लड़की को बिठा देते हैं, है ना, शादी दूसरी से करनी थी, शादी वाले दिन दूसरी आ गई दूसरे कपड़े पहन के, उससे शादी हो गई, बाद में पता चला भाई ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, दूसरे से कहा था, ये कौन आ गया, तो ये कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी करी है भाई, तो ये भी एक वॉइडेबल मैरिज है। ठीक है, तो ये भी एक वॉइडेबल मैरिज है।
डोंट वरी, अगर किसी के मिस हो गए ना पॉइंट्स तो मैं अपने नोट्स की पीडीएफ बना के भेज दूंगी आप लोगों को, वहां से जो जो आपका मिस हो रहा है यू कैन नोट इट डाउन। ओके, तो कंसेंट हो गया, सेरेमनी होगी, आइडेंटिटी। वैसे लास्ट पॉइंट पे, इनकैपेसिटी वाले पॉइंट पे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, स्टूडेंट्स के मिस हो गए हैं केस। तो फर्स्ट केस जिसमें कहा गया था कि बिफोर मैरिज, अगर पहले से ही हो, शादी से पहले हो उसे, और तो ग्राउंड बन जाता है अंडर सेक्शन 12। अगर बाद में पता चले तो ग्राउंड बन जाता है फॉर डिवोर्स। तो ये केस था मुनीश्वर दत्त वर्सेस इंदिरा कुमारी। और दूसरा केस जहां पे कहा गया कि ऐसी मेंटल डिसऑर्डर जहां पे इम्पॉसिबल हो जाता है नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, तो उस केस का नाम था आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस सांथी। ओके, तो थर्ड पॉइंट है फ्रॉड या फोर्स। तो कहाँ थी मैं? अच्छा, कंसेंट मैंने आपको बताया, सेरेमनी में आने आपको बताई, आइडेंटिटी आई होप सीरियल वाला एग्जांपल लेके आपको समझ आ गया हो, कभी नहीं भूलोगे आप, है ना? देखा है ना, सहरे में, दूल्हे के सहरे में कोई और आ जाता है, पहले वाले दूल्हे को वो सुंघा देते हैं बेहोशी की दवाई, खुद शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद दूल्हा उसको होश आता है, दूसरे से शादी हो चुकी होती है ना? तो आइडेंटिटी ऐसे कंसील कर ली जाती है, तो वो भी एक वॉइडेबल मैरिज है। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, किसी पर्सन को, दोनों स्पाउसेस में से किसी को भी ऐसी कोई डिजीज थी खतरनाक जो ट्रांसमिट हो सकती थी एक दूसरे में, और वो छुपा ली गई, कोई स्किन की प्रॉब्लम थी, कुछ भी, कोई सेक्सुअल डिजीज थी, ठीक है, तो उन चीजों को छुपा लिया गया, तो वो भी एक वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड हो सकता है। तीसरी बात, कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन या कास्ट। ठीक है, जो कि आजकल के लोग करते हैं, ठीक है, कि भाई लड़ते झगड़ते रहते हैं कास्ट और रिलीजन के ऊपर ही, कि भाई ये छोटी जाति के हैं, ये ऊंची जाति हैं, छुपा लिया हमसे, हम इनसे रिश्ता नहीं करेंगे, है ना? तो इस तरीके की चीजें भी खैर वॉइडेबल मैरिज में आती हैं, कि कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट की। पहले बताया गया कि ये तो इस कास्ट की है, बाद में तो दूसरी कास्ट की लड़की निकली, तो हम नहीं, हम नील डिक्लेयर कराना चाहते हैं शादी को, वॉइडेबल मैरिज थी क्योंकि धोखा हुआ हमारे साथ। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ प्रीवियस मैरिज, कहा गया कि भाई ये तो बैचलर है लड़का या लड़की, और पता चलता है शादी के बाद कि इनकी तो पहले से ही भाई शादी हो रखी है, या फिर ये डिवोर्स्ड है कोई, है ना? तो इस तरीके की कोई भी चीज जो प्रीवियस मैरिज से रिलेटेड हो, आपने कंसील करी हो, झूठ बोला हो, तो वो भी वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड बन जाता है। कंसीलमेंट ऑफ एज भी बोला था 20 साल की है लड़की, 30 साल की, है ना? पहले बताया था 30 साल के, तो शादी करने के लिए हम मना कर देते, आपने तो कंसील की है एज, है ना? तो ये भी एक वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आजकल जो सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं कि हर किसी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है आजकल की जनरेशन, इफ यू सी एवरीबॉडी ऑन द सोशल मीडिया, राइट? तो इस तरीके की प्री मैरिज अनचेस्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, आजकल के जमाने को देखते हुए कि भाई उनका प्री मैरिज जो है किसी के साथ अफेयर था, सभी लोग छुपाते हैं, है ना? कि प्री मैरिज, फॉर एग्जाम्पल अरेंज मैरिज हो रही है, आजकल के जमाने में होता ही है कि लड़के की पहले कोई गर्लफ्रेंड्स हो, अफेयर्स हो, या लड़की के पहले कोई बॉयफ्रेंड्स हो, अफेयर्स हो, सब लोग छुपाते हैं आपस में, है ना? तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है ये, पर ये कोई ग्राउंड नहीं है वॉइडेबल मैरिज का। ठीक है, तो प्री मैरिज अनचेस्ट यानी कि शादी से पहले पवित्र हो, ये हो वो हो, तो ये सारी चीजें ना कोई भी ग्राउंड नहीं है इसके अंदर, तो ये बात याद रखना। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है। अभी तक मैं बता रही थी क्या क्या ग्राउंड्स हैं, पर मैंने अभी जो पॉइंट बताया प्री मैरिज चेस्ट, ये एक पॉइंट नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है वॉइडेबल मैरिज का, अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने का ये कोई भी पॉइंट नहीं है आजकल के जमाने को देखते हुए। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक और बात आ जाती है अब चाइल्ड की। कई बार क्या होता है, सेकंड मैरिज होती है और कहा जाता है कि ये जो चाइल्ड है ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, जायज है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पता चलता है आपके दूसरे हस्बैंड को कि जो चाइल्ड था ये तो लेजिटिमेट था ही नहीं, ये तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है
वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। अगर छुपाया गया है लेजिटिमेसी से रिलेटेड, उस बच्चे के कोई भी बात को उसको लेजिटिमेट कहा गया है पर वो था तो इलेजिटिमेट, है ना, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी एक ग्राउंड होती है वॉइडेबल मैरिज को डिक्लेयर कराने का, राइट। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, केस बाय केस हम इन चीजों को लिखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आप सारे केसेस का जो है नाम याद रखें। अच्छा, हर्षना बोल रहे रिपीट करूं। देखिए डियर, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है अंडर सेक्शन 12 एक ग्राउंड बन जाते हैं वॉइडेबल मैरिज का, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको ग्राउंड्स बताए हैं। अब लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की लेजिटिमेसी, बच्चा आपका, आपने बोला ये हमारा जायज बच्चा है, बाद में आपके पति को पता चलता है कि ये तो नाजायज बच्चा है, तो बच्चे की लेजिटिमेसी से रिलेटेड आपने चीजें छुपाई अपने हस्बैंड से, यानी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है आपके हस्बैंड के साथ, है ना, तो वो बोल सकता है हमारी वॉइडेबल मैरिज है। तो ये एक रेलिवेंट ग्राउंड है, बच्चे की लेजिटिमेसी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब ना बहुत सारी चीजों को इस वाले पॉइंट के अंदर डाल रखा है कि भाई अगर आपकी पहले से शादी हो रखी थी, इवन आप डिवोर्स भी थे, विडो भी थे, आपने इस पॉइंट को छिपाया तो वो भी फ्रॉड ही माना जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि ये रिलेशनशिप जो है मैरिज का ये बहुत होली होता है ना, तो आपको सब कुछ जो है जानने का हक होता है एक दूसरे के प्रति। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इस पॉइंट के अंदर डाली गई, जो सेक्शन 12 के अंदर ग्राउंड बनेगा कहा गया, ठीक है। तो पहला केस है आशा कुरैशी। ऑल्दो इसमें बहुत सारे केस हैं, बट ये केस जो है ना, इनके अंदर जो फैक्ट्स हैं उस वजह से ये केस इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखोगे इनफ है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जिन केसेस के नाम आपको याद रखने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, ठीक है। आशा कुरैशी वर्सेस अफाक कुरैशी के केस में क्या हुआ कि जो महिला थी उनकी पहले से अर्लियर मैरिज हो रखी थी, तो उन्होंने ये फैक्ट को कि उनकी अर्लियर मैरिज हो रखी है इस बात को अपने हस्बैंड से छुपाया था। तो कहा गया कि ये सेक्शन 12 के अंदर एक वैलिड ग्राउंड है, ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ अर्लियर मैरिज, ठीक है। अब दो केसेस हम एक साथ पढ़ेंगे, स्कॉट वर्सेस सेब्राइट, चावल वर्सेस चावल, राइस वर्सेस राइस, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, गन पॉइंट पे शादी कराई गई। देखते हो ना क्राइम पेट्रोल में क्या करते हैं भाई, गुंडे गुंडे ब्राइड या ग्रूम को उठा के ले आते हैं, गन रखते हैं, या चल शादी कर, तेरे ले माला डाल, है ना। तो गन पॉइंट पे, यानी कि फोर्स, फोर्स यूज की। और हम तीसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड फ्रॉड, है ना। तो फोर्स यूज करके शादी कराई गई है एक पर्सन, है ना। तो फोर्स यानी कि गन पॉइंट पे उसकी शादी कराई गई है, तो यानी कि उसकी कंसेंट तो है नहीं इसमें, और फोर्स का यूज हुआ है इसके अंदर, तो ये जो शादी है ये वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 12, ठीक है। लेकिन अभी तो गन पॉइंट पे हुई है, अब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये फोर्स खत्म होगा, है ना। फोर्स खत्म होने के बाद विद इन 1 ईयर अगर आप कोर्ट में आ जाते हो पेटिशन लेके वॉइडेबल मैरिज कराने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, यानी कि फोर्स, पूरा दिन तो गन की पॉइंट पे नहीं बैठे रहते होंगे ना डरा के धमका के, कभी तो वो डर खत्म हुआ होगा। जब से वो फोर्स खत्म हो जाए उसके 1 साल के अंदर आप कोर्ट में आ सकते हो अपनी शादी वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर कराने के लिए, ठीक है। अदरवाइज 1 साल के बाद आपका जो हक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये समझ लिया जाएगा आपने एक्सेप्ट कर लिया उस मैरिज को, और आपने कंडोन कर लिया, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया अपने पार्टनर को, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखें तो रुकमणी वर्सेस चारी। इसके अंदर भी यही है कि जो हस्बैंड है उन्होंने कंसील किया अपनी प्री मैरिज को, ठीक है, प्री मैरिज को उन्होंने कंसील किया, तो कोर्ट ने कहा हाँ ये सेक्शन 12 के अंदर बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है। दूसरा केस है सोमदत्त वर्सेस राजकुमार, सोमदत्त वर्सेस
राजकुमार, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसीलमेंट ऑफ एज जो है, कंसीलमेंट ऑफ एज भी एक ग्राउंड बन जाता है अंडर सेक्शन 12। तो इस केस में यही हुआ था, तो लड़की जो थी वो 10 साल बड़ी थी, उसने अपनी कंसीलमेंट ऑफ एज करी, तो ये एक वैलिड ग्राउंड था, कोर्ट ने कहा। ठीक है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी, प्री मैरिज प्रेगनेंसी यानी कि जो लड़की थी वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट थी और उसने इस बात को छुपाया, तो प्री मैरिज प्रेगनेंसी भी अंडर सेक्शन 12 एक वैलिड ग्राउंड है। तो ये कौन से केस में कहा? मनिंद्र, कहा कि जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी, वो औरत जो है, वाइफ जो है, पहले से उसकी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस ग्राउंड को क्लेम करने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है। इस केस में सबसे पहले तो क्या हुआ था, 170 डेज में ही बच्चे का बर्थ हो गया था, शादी के बाद 171 डेज के अंदर ही। ठीक है। जनरली जो है 9 मंथ्स लगते हैं, लेकिन 171 डेज के अंदर ही, यानी कि वो औरत जो है पहले से, शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी, है ना, यानी कि तो शादी के बिफोर मैरिज ही प्रेग्नेंट थी। और अगर, देखिए ये ग्राउंड तभी बनेगा जब वो अपने हस्बैंड के सिवाय किसी और पार्टनर का वो बच्चा, है ना, अगर उसकी शादी बाद में हुई इस लड़के से, इसी वाले लड़के से, तो ये तो ग्राउंड है ही नहीं, इसी का तो बच्चा है वो। लेकिन बात ये है कि पहली बात तो वो शादी से पहले, और वो भी वो बच्चा किसी और का है, अदर देन हिज हस्बैंड, अदर देन हिज हस्बैंड, वो बच्चा किसी और का है अदर देन हिज हस्बैंड, और वो भी शादी से पहले वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है। और ये भी बात होनी चाहिए कि इस हस्बैंड को बिफोर द मैरिज पता नहीं होना चाहिए इस बात का, ही डिड नॉट न्यू अबाउट दिस फैक्ट बिफोर मैरिज, उसको शादी से पहले इस बात का, एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको इस बात का पता नहीं था, किसको? हस्बैंड को। ठीक है। सोमदत्त वाले केस में हर्षना, एज के कंसीलमेंट की बात, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी ने अपना एज की कंसीलमेंट को भी छुपाया है तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड है। तो सोमदत्त वर्सेस राजकुमार वाले केस में जो लड़की थी उसने अपने आप को 10 साल छोटा बताया था, जबकि वो 10 साल बड़ी थी, है ना, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है सेक्शन 12 के अंदर अवॉइडेबल मैरिज का। ठीक है। प्री मैरिज को देखें, अब प्री मैरिज को देख रहे हैं मनिंद्र वर्सेस सुशीला के केस में, तो इसमें 171 डेज में बच्चा पैदा हो गया था आफ्टर मैरिज। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि बिफोर मैरिज वो प्रेग्नेंट हो, दूसरी बात वो बच्चा अदर देन हिज हस्बैंड हो, तीसरी बात एट द टाइम ऑफ मैरिज उसके हस्बैंड को इस बात का बिल्कुल भी पता ना हो, राइट। और जब से उसके हस्बैंड को इस बात का पता चला हो, उसने विद इन 1 ईयर पेटिशन फाइल कर दी हो, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, जब से शादी हुई हो उसको बात का पता चला तो उसने 1 ईयर के अंदर पेटिशन फाइल कर दी इस बात की अंडर सेक्शन 12। ठीक है। और और दूसरी बात, ये बात पता चलने के बाद, उसको पता चल गया है कि ये प्रेग्नेंट है, शादी से पहले किसी और का बच्चा है, इस सब उसको पता चल चुका है, लेकिन हस्बैंड ने फिर भी इस फैक्ट के पता चलने के बाद भी उस वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इस फैक्ट को जानने के बाद भी उसने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने अपनी वाइफ को फॉरगिव कर दिया है, कंडोन कर दिया है उसने अपनी वाइफ को, तो बाद में वो ये ग्राउंड नहीं ले सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? आई डोंट थिंक फिर से समझाने की जरूरत है, अगर नहीं है स्टूडेंट्स तो बता दीजिए, चैट में लिख दीजिए। ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री मैरिज वाला जो मैंने आपको बताया, तो ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको लिखवाए ये लिख लीजिएगा। देखिए अब एक और पॉइंट है कि कोई पर्सन बताता है भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो सीईओ हूँ इस कंपनी का, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, बाद में पता चलता है कि वो तो क्लीनर की जॉब कर रहा है वहां पे, है ना, उसने झूठ बोला अपनी जॉब का, अपने फाइनेंशियल स्टेटस का। हो सकता है अगर हमें वो बात पहले पता होता तो हमने शादी नहीं की होती उस पर्सन से, क्योंकि हमने तो उसे सीईओ समझ के, मैनेजर समझ के
उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए शादी को हाँ की थी, तो हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम अपनी शादी वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर करा सकते हैं। तो दिस इज अ ग्राउंड, कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड जॉब इज अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 12। तो ये किस केस में डिक्लेयर हुई ये बात? अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड जॉब इज द ग्राउंड अंडर सेक्शन 12, राइट? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा सेक्शन नंबर 12 सभी को। बहुत सारे केसेस देखे हमने, बहुत डिटेल में देखा हमने इसे। कोई भी डाउट है तो लिख दीजिए, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 13, राइट? देखिए सेक्शन नंबर 13 जो है हम पार्ट्स में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ग्राउंड्स बताऊंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, राइट? नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स? सो डू नॉट वरी, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है? अदरवाइज मैं आगे चलती हूँ। देखिए अब डिवोर्स, डिवोर्स अपने आप में एक बहुत यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, वो भी देख सकते हो। चलिए सेक्शन 13 हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 जो है डिवोर्स। अब ये जो डिवोर्स है ये बेस होता है गिल्ट थ्योरी पे। ठीक है, गिल्ट थ्योरी पे ये बेस्ड होता है, यानी कि जो पर्सन इनोसेंट है उसका राइट है डिवोर्स क्लेम करने का, लेकिन जो पर्सन गलती में है, गिल्टी में है, जिसके क्लीन हैंड्स नहीं है, वो तो डिवोर्स का बेनिफिट उसको देगा ही नहीं। कोर्ट ऑलरेडी, यू आर नॉट कमिंग टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, तो हम आपको बेनिफिट क्यों दे? ठीक है, हम क्या रॉन्ग डूअर को बेनिफिट देने के लिए बैठे हैं? हम तो इनोसेंट पर्सन को बेनिफिट देने के लिए बैठे हैं। तो इनोसेंट पर्सन जो है डिवोर्स का राइट है उसके पास, पर जो पर्सन गिल्टी में है उसके पास नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 बार्स लगाता है कि भाई आपको विद क्लीन हैंड्स ही आपको कोर्ट में आना है, कोई बेनिफिट लेना है। तो सेक्शन 23 को अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि सेक्शन 13 ही आप अभी बहुत लॉन्ग है, बहुत वास्ट है, ठीक है? पर सेक्शन 23 की थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि भाई जो इनोसेंट पर्सन है उसके पास राइट है, अदरवाइज जो पर्सन गिल्टी में है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो पर्सन गिल्टी में है उसको बेनिफिट लेने के लिए बार लगाता है सेक्शन नंबर 23, ठीक है? तो ओनली इनोसेंट पर्सन कैन क्लेम डिवोर्स, ठीक है? इससे यही मतलब निकल कर आया। दूसरी बात, अब ऐसा होता है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है। मैंने आपको कहा कि जो इनोसेंट पर्सन है, हो सकता है ए जो हस्बैंड है बी को मारता पीटता हो, इसलिए बी डिवोर्स लेना चाहती हो, है ना? अब ए तो गिल्टी है ही, क्योंकि इसने तो एडल्ट्री भी करी, और जो सॉरी बायगामी भी करी, मारा पीटा भी, डाउरी की भी डिमांड की, तो ए तो गिल्टी में है ही। लेकिन जो बी है, ये तो वाइफ है, ये इनोसेंट है, तो ये तो डिवोर्स ले सकती है, लेकिन ए नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से जो भी पार्टनर गिल्टी हो वो नहीं ले सकता, दोनों में से जो भी पार्टनर इनोसेंट हो वो डिवोर्स ले सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों पार्टनर ही गिल्टी होते हैं। ये एडल्ट्री करती हैं इसकी वाइफ, ये ए बाईगैमी करता है, ये ए इसको मारता पीटता है, बी भी उसके साथ गाली गलौज करती है, तो ये दोनों ही गिल्टी में हैं। तो अब डिवोर्स किसको मिलेगा, किसका राइट है? तो दोनों में से किसी का भी राइट नहीं है डिवोर्स लेने का, ठीक है? कोर्ट कहेगी भाई आप दोनों जाओ, नोबडी कैन क्लेम डिवोर्स। तो ये कौन सी थ्योरी है? डॉक्ट्राइन ऑफ रिक्रिमिनेशन।
कि भाई बोथ गिल्टी में है, और गिल्टी में जो होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो तो डिवोर्स क्लेम कर ही नहीं सकते, तो दोनों में से किसी को भी डिवोर्स नहीं देगा कोर्ट, दोनों को भगा देगा, जाओ यहां से। ठीक है, अब ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं जिस पे डिवोर्स ले सकते हो आप अपने स्पाउस से? सबसे पहली बात तो एडल्ट्री, अपने स्पाउस के सिवा आपका अपने स्पाउस के सिवा आप किसी दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल इंटरकोर्स कर रहे हो, फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहे हो, तो वो एडल्ट्री के अंदर आता है। पहले जो था एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस के स्टेटस से हटा दिया गया है, ये अब सिर्फ एक वैलिड ग्राउंड है फॉर द डिवोर्स। पहले ये क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। ठीक है, अगर आप लोगों ने आईपीसी ढंग से पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी ये बात, कि पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, बट अभी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पनिशेबल नहीं है। लेकिन लेकिन इसके अंदर जो है ये स्टिल एक वैलिड ग्राउंड है टू क्लेम डिवोर्स। ठीक है, अब एडल्ट्री कब है? एडल्ट्री तब होगा जब एक्चुअल इंटरकोर्स किया है, एक्चुअली आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। अब आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, मूवीज वगैरह का एग्जांपल ले लेते हैं कि वाइफ को शक होता है, वो उसके पीछे जाती है और रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब उसने पकड़ लिया ना, यानी कि हस्बैंड ने किया नहीं एडल्ट्री, एडल्ट्री का अटेम्प्ट किया था। एडल्ट्री का सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करना एडल्ट्री नहीं होता, एक्चुअल में फिजिकल रिलेशनशिप ही एडल्ट्री होता है। इस पॉइंट को आई गेस आप समझ गए होंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडल्ट्री जो है एक्चुअल होनी चाहिए। मेयर इसका अटेम्प्ट अगर कोई पर्सन कर रहा है, करने वाला था लेकिन पकड़ा जा चुका है, तो एडल्ट्री नहीं है, क्योंकि पकड़ा गया ना, किया तो नहीं ना उसने, पकड़ा गया। दूसरी बात, अगर कोई बाय मिस्टेक एडल्ट्री कर लेता है, बाय मिस्टेक कैसे हो सकता है एडल्ट्री? अब आप ये सोच रहे हो, देखिए ट्विंस ब्रदर हैं, कोई ट्विंस हैं और वो बिल्कुल सेम दिखते हैं, और वाइफ को लगता है कि ये तो मेरा ही हस्बैंड है ना, उसको मिस्टेक हुई ना उससे, तो ये एडल्ट्री नहीं है, दिस विल नॉट अमाउंट टू एडल्ट्री। दूसरी बात, इंस्टिगेशन। आपने क्राइम पेट्रोल में काफी बार देखा होगा कि जो हस्बैंड है वो फोर्स करता है अपनी वाइफ को कि तुम जाओ दूसरे लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाओ ताकि उनको पैसे मिले, वो पे करे। तो अब जो है खुद ही इंस्टिगेट किया है उस हस्बैंड ने, और बाद में वो ये नहीं बोल सकता कि एडल्ट्री कमिट किया उसकी वाइफ ने, तो ये भी कोई एडल्ट्री नहीं है, क्योंकि उसने पहले खुद ही इंस्टिगेट किया है, अपनी वाइफ को जोर जबरदस्ती करिए कि वो जाके उन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए ताकि उसे पैसे मिले। तो बाद में ये नहीं बोल सकता डिवोर्स क्लेम करने के लिए कि भाई उसकी वाइफ ने एडल्ट्री करी है। ठीक है, अब इसके अंदर एक केस है काफी इंपॉर्टेंट, ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड, इंग्लिश केस है। अब इसमें क्या हुआ था कि भाई, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी करा ली जाती है, यानी कि आपके एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए वुमेन के अंदर किसी और का सीमेंट डाल दिया जाता है ताकि वो कंसीव कर लें आर्टिफिशियली। तो इस तरीके की जो चीज है इसको एडल्ट्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल इंटरकोर्स, मैंने आपको बताया एडल्ट्री क्या है, एक्चुअल इंटरकोर्स हुआ हो, एक्चुअल फिजिकल इंटरकोर्स हुआ, इसमें तो कोई फिजिकल इंटरकोर्स हुआ नहीं ना, आर्टिफिशियली डॉक्टर ने उसके अंदर सीमेंट डाल दिया किसी का ताकि वो कंसीव कर पाए, तो दिस डू नॉट अमाउंट्स टू एडल्ट्री। ठीक है, artificial fertilization does not amounts to adultery. Adultery means actual physical intercourse, right? Actual physical relationship. तो ना ही attempt adultery होगा, ना ही mistake adultery होगा, ना ही instigate करके किसी ने कराया वो adultery होगा। ठीक है, सिर्फ जो आपने एक्चुअल में फिजिकल रिलेशनशिप किया है विदाउट मिस्टेक, विदाउट इंस्टिगेशन, वो ही एडल्ट्री होगा। इतनी सी बात क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहला पॉइंट था एडल्ट्री, जिसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी बात है क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी देखिए दो तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वुमेन को बार बार बोला जा रहा है तुम कंसीव नहीं कर रही हो, तुम कंसीव नहीं कर रही हो, तो वो एक मेंटल क्रुएलिटी है। बेशक उसके साथ मारपीट नहीं कर रहे, पर बार बार उसको बोल रहे तुम कंसीव नहीं कर सकती, तुम बांझ हो, है ना, तो उसको मेंटल क्रुएलिटी दे रहे हैं। तो वो वुमेन कोर्ट में जाके ग्राउंड ले सकती है डिवोर्स का कि मेरे को मेंटली क्रुएलिटी कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे को ऐसी चीजें बोल के। तो क्रुएलिटी दो तरीके की होती है, एक तो फिजिकल और एक मेंटल, है ना।
फिजिकल क्रुएलिटी तो आप सबको पता होगा, मार पीट ये सब, और मेंटल क्रुएलिटी वो कि डरा के धमका के सहमी हुई रह रही है, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अब्यूज भांज वगैरह ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो ये मेंटल क्रुएलिटी होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर? ओके, अब देखिए क्रुएलिटी में आपका इंटेंशन एंड मोटिव, ये दोनों ही इमैटेरियल है। ठीक है, ये दोनों ही इमैटेरियल है, राइट? तो इस बात को वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बात विलियम वर्सेस विलियम में कही गई थी। ठीक है, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया एडिशनल थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, नोट्स में नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, बस ये वाली बात लिख लेना कि इंटेंशन एंड मोटिव आर इमैटेरियल। ठीक है, क्रुएल्टी करी है भाई, बाद में आप ये नहीं बोल सकते मेरा इंटेंशन नहीं था, मोटिव ये वो नहीं भाई, हो गया। इंटेंशन हो ना हो, मोटिव हो ना हो, सारी बातें इमैटेरियल है, क्रुएल्टी आपने करी है। ठीक है, अब इसमें बस यही चीजें हैं। अब देखिए ये हो गई मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी। अब मैं कुछ केसेस बताती हूँ जिसके अंदर बोला गया हाँ ये क्रुएल्टी है या फिर हाँ ये क्रुएल्टी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 12 के अंदर बहुत सारे केसेस लिखवाए थे। तो सबसे पहली बात है रसल वर्सेस रसल। ठीक है, डू नॉट वरी, बस नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, रसल वर्सेस रसल में क्या कहा गया कि भाई एप्रीहेंशन भी हो रहा है, एप्रीहेंशन भी हो रहा है ना क्रुएल्टी का, कि वो डरी डरी सहमी सहमी डर में रह रही है कि मेरे को मारेगा पीटेगा ये सब बोलेगा, तो एप्रीहेंशन भी हो रहा है ना किसी वुमेन को, तो ये भी एक तरीके की क्रुएल्टी है। ठीक है, बेशक आपने उसको मारा पीटा नहीं, डराया, मेंटली कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको एप्रीहेंशन हो रहा है, तो एप्रीहेंशन भी एक तरीके की क्रुएल्टी है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही उसके ऊपर क्रुएल्टी कर रहा है, अगर उसके इनलॉज भी उस पर क्रुएल्टी कर रहे हैं तो वो भी एक ग्राउंड है। ठीक है, इनलॉज भी अगर क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो ये बात कही गई थी देवा कुमार वर्सेस, ठीक है, इनलॉज भी अगर क्रुएल्टी कर रहे हैं तो वो भी क्रुएल्टी है, राइट? ओके, तीसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही क्रुएल्टी करे या मेल के घर वाले ही क्रुएल्टी करे, ये भी तो हो सकता है कि वाइफ अपने हस्बैंड पे क्रुएल्टी कर रही हो, तो ऐसा भी केसेस आए। तो अशोक वर्सेस संतोष में, अशोक वर्सेस संतोष में आया कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऊपर क्रुएल्टी कर रही थी, वो उनके जो पेनिस है उसको पुल वगैरह करती थी, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है मेंस के लिए, तो ऐसी चीजें करके उनपे क्रुएल्टी करती थी। तो वाइफ भी क्रुएल्टी कर सकती है भाई हस्बैंड पे, ये नहीं है कि हस्बैंड ही क्रुएल्टी करते हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का, क्योंकि ये क्रुएल्टी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है मेंस के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि अब कुछ दूसरे केस में भी यही हुआ कि वाइफ जो है हस्बैंड को बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी, पब्लिकली भी, सड़क पर भी, कभी उनका कॉलर वगैरह गला वगैरह पकड़ लेती थी, तो ये भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ एक तरीके की क्रुएल्टी कर रही है और एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। तो ये चीज जो फैक्ट्स बताया मैंने आपको ये है श्रिया उदा चंद्रा वर्सेस वसंथा। ठीक है, श्रिया उदा चंद्रा वर्सेस वसंथा, राइट? अब देखिए इसके सिवा और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जो कि होते हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ डाउरी मांग रहे हैं, हद से ज्यादा ड्रंकनेस, ड्रंकनेस इन एक्सेस। ठीक है, ड्रंकनेस इन एक्सेस, फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, अगर कोई दोनों स्पाउसेस में से कोई भी रिफ्यूज कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, क्योंकि शादी का पर्पस ही क्या होता है, रिक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर शादी दोनों स्पाउस मना कर रहे हैं कोई भी कि विलफुली बिना किसी कारण के वो रिफ्यूज करे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। इम्पोर्टेंसी जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिफ्यूजल टू हैव चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों में से कोई भी स्पाउस बोल रहा है मेरे को तो बच्चे चाहिए ही नहीं, शादी का पर्पस ही है रिक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिटल ऑब्लिगेशन को समझना, ड्यूटीज को, है ना?
तो अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है विलफुली कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए, तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड होगा ऑफ डिवोर्स। या फिर दोनों में से कोई भी स्पाउसेस एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, वो कह रही है कि मेरे लिए ये साड़ी नहीं लाया तो मैं थ्रेट सुसाइड कर लूंगी, या फिर वो हस्बैंड कह रहा है मेरे लिए छोले नहीं बनाया था मैं सुसाइड कर लूंगा, तो थ्रेट दे रहे हैं एक दूसरे को बात बात पे सुसाइड का, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। ठीक है, अगर अबॉर्शन करा लिया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस, तो वो भी एक ग्राउंड है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर रहे हो आप, चाइल्ड के लिए मना कर रहे हो आप, सुसाइड के आप थ्रेट दे रहे हो बार बार, ठीक है, या फिर जो अबॉर्शन है वो करा रहे हो वो भी बिना कंसेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे जो है ग्राउंड्स होते हैं। अब राइट, ओके स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारा सेक्शन 13 हमने हाफ ही करा है, हाफ जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, राइट। So thanks for watching this lecture students. You can subscribe our YouTube channel IJS Law Classes, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching.